चैप्टर 2 अध्याय 5 से 53 दो भागों में विभाजित है। पहला जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज धारा 5 से 37 में वर्णित है, और दूसरा जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज धारा 38 से 53 है। अंतरण से संबंधित सामान्य विधि का सिद्धांत जो चल और अचल संपत्ति से संबंधित है और धारा 5 से 37 में प्रावधानित है, और अंतरण से संबंधित सामान्य विधि के सिद्धांत अचल संपत्ति से संबंधित धारा 38 से 53 में वर्णित है। अध्याय 2 मुस्लिम निजी विधि को प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं करता है, पर्सनल लॉ को प्रभावित नहीं। धारा 14 तथा 129 टीपीए का संदर्भ लिया जा सकता है। धारा 14 के अनुसार शाश्वतता के विरुद्ध नियम रूल अगेंस्ट परपेचुइटी पारिवारिक वक्फ पर लागू नहीं होता है। इसी प्रकार धारा 129 के अनुसार हिबा टीपीए द्वारा प्रशासित नहीं है। संपत्ति अंतरण अधिनियम पंजाब में लागू नहीं है, वहाँ साम्य न्याय तथा सद्विवेक के अनुसार संपत्ति अंतरण के मामले निपटाए जाते हैं। परोक्षतः तथा व्यवहारतः टीपीए के आधारभूत सिद्धांत ही लागू किए जाते हैं। संपत्ति का अंतरण धारा 5 सामान्य अध्याय 2 धारा 5 से 53 पक्षकारों के कृत्य द्वारा संपत्ति के अंतरण से संबंधित है। यह अध्याय अंतरण सामान्यतः से संबंधित है। यह अध्याय 2 खंडों में विभाजित है। पहला भाग धारा 5 से 37 चल तथा अचल दोनों संपत्तियों के अंतरण के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है। दूसरा भाग धारा 38 से 53A केवल अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित है। अध्याय 2 मुस्लिम विधि के किसी नियम को प्रभावित नहीं करता है। संपत्ति का अंतरण धारा 5 टीपीए निम्नलिखित दो पदों को परिभाषित करता है। संपत्ति का अंतरण करना। धारा 5 के अनुसार संपत्ति के अंतरण से अभिप्रेत है ऐसा कृत्य जिसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति वर्तमान या भविष्य में एक या अधिक जीवित व्यक्तियों या स्वयं को तथा एक से अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को हस्तांतरण करता है तथा संपत्ति का अंतरण करना ऐसा कार्य करना है। धारा 5 से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर 1 संपत्ति का अंतरण एक कृत्य है। बी इसके द्वारा एक जीवित व्यक्ति किसी संपत्ति का अभिहस्तांतरण करता है। सी ऐसा अभिहस्तांतरण वर्तमान या भविष्यकालिक हो सकता है। डी ऐसा अभिहस्तांतरण एक या अधिक जीवित व्यक्तियों को या स्वयं को या एक या अधिक जीवित व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है। संपत्ति का अंतरण एक कृत्य है। यह एक क्रियाकलाप या गतिविधि है। इस क्रियाकलाप के अंतर्गत अंतरक को कुछ करना होता है। अंतरण स्वतः नहीं हो जाता। अंतरण जीवित व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। यह व्यक्ति अंतरक कहलाता है। अंतरक एक नैसर्गिक या विधिक व्यक्ति हो सकता है। उसे संवेदीय क्षमता से युक्त होना चाहिए। अंतरक एकल व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो सकता है। चूंकि न्यायालय जीवित व्यक्ति नहीं है, अतः न्यायालय अंतरक नहीं हो सकता। धारा 5 में संपत्ति शब्द व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसमें चल तथा अचल संपत्तियों के अतिरिक्त अमूर्त संपत्तियां भी शामिल हैं। संपत्ति के अंतरण में संपूर्ण हित या आंशिक हित का अभिहस्तांतरण हो सकता है। दान तथा विक्रय में पूर्ण हित का अंतरण होता है। पट्टा तथा बंधक में आंशिक हित का अंतरण होता है। दान और विक्रय इसमें पूर्ण हित अंतरित होता है। पट्टा और बंधक में केवल आंशिक हित अंतरित होता है। जुगल किशोर 1955 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, क्या रूलिंग दी है कि धारा 5 में प्रयुक्त शब्द इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर संपत्ति शब्दों को क्रियान्वित या नियंत्रित नहीं करते हैं। यह शब्द अभिहस्तांतरण शब्द को नियंत्रित करते हैं। अभिहस्तांतरण से तात्पर्य नए स्वत्व या हित के सृजन से है।
ऐसा सृजन अंतर्ति के पक्ष में होता है। ऐसा कोई संव्यवहार जिसमें अंतर्ति के पक्ष में कोई स्वत्व अधिकार या हित सृजित नहीं होता, उसे अंतरण नहीं कहा जाता है। संपत्ति का अंतरण निम्नलिखित के पक्ष में किया जा सकता है। नंबर ए, एक या अधिक जीवित व्यक्तियों के पक्ष में, बी, स्वयं के पक्ष में, सी, स्वयं के पक्ष में तथा एक या अधिक जीवित व्यक्तियों के पक्ष में। अंतर्ति का संवेदीय क्षमता से युक्त होने की बात आवश्यक नहीं है, अतः अवयस्क या पागल व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किया जा सकता है। पारिवारिक व्यवस्था, समझौता, संपत्ति का समर्पण, संपत्ति का परिवाद आदि संपत्ति का अंतरण नहीं है। ये क्वेश्चन प्रायः प्री में पूछे जाते हैं। पारिवारिक व्यवस्था, समझौता, संपत्ति का समर्पण, संपत्ति का परिवाद आदि संपत्ति का अंतरण नहीं है। क्या संपत्ति का अंतरण नहीं है? तो यही पारिवारिक व्यवस्था, समझौता, संपत्ति का समर्पण, संपत्ति का परिवाद। अंतरणीय संपत्तियां, धारा 6। अंतरणीयता सामान्य नियम है, अनंतरणीयता मात्र एक अपवाद है। अतः सामान्यतः सभी संपत्तियां अंतरण योग्य होती हैं। यह धारा 6 का सामान्य सिद्धांत। लोकहित में तथा लोक नीति के आधार पर कुछ संपत्तियां अनंतरणीय घोषित की गई अर्थात जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। ऐसी संपत्तियां जो अनंतरणीय घोषित की गई हैं उनका अंतरण शून्य होगा, क्योंकि उनका अंतरण नहीं किया जा सकता है। ये बात धारा 6 खंड ए से आई में 10 संपत्तियां सूचीबद्ध की गई हैं। ये अनंतरणीय घोषित की गई हैं अर्थात इनका अंतरण नहीं किया जा सकता है। अन्य विधियों के अंतर्गत भी कुछ संपत्तियां अनंतरणीय घोषित की गई हैं जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता है। धारा 60 सीपीसी के अंतर्गत कुछ संपत्तियां कुर्की से मुक्त हैं। निजी विधियों के अंतर्गत कुछ संपत्तियां अनंतरणीय हैं अर्थात जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता है। हिंदू विधि के अंतर्गत सहदायिकी संपत्ति अनंतरणीय घोषित की गई हैं। मुस्लिम विधि में वक्फ संपत्ति अनंतरणीय है जिनका अंतरण नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अनंतरणीय संपत्तियां, धारा 6 अर्थात जिन संपत्तियों का अंतरण नहीं किया जा सकता है, धारा 6 के खंड ए से आई के अंतर्गत वे निम्नलिखित हैं। उत्तराधिकारी द्वारा उत्तराधिकार मात्र की संभावना, स्पेस सक्सेशनिस, धारा 6 खंड ए। पुनर्प्रवेश का अधिकार मात्र, धारा 6 खंड बी। केवल सुखाचार, धारा 6 खंड सी। सीमित हित, धारा 6 खंड डी। भविष्य के भरण पोषण का अधिकार, धारा 6 खंड डी। केवल वाद प्रस्तुत करने का अधिकार, धारा 6 खंड ई। लोकपद या लोकपद का वेतन, धारा 6 खंड एफ। स्टाइपेंड या वजीफा या पेंशन, धारा 6 खंड जी। ऐसा अंतरण जिसका उद्देश्य या प्रतिफल अवैध हो, धारा 6 खंड एच। अधिष्ठासन का अनंतरणीय अधिकार, धारा 6 खंड आई। ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनका अंतरण टीपीए में इन संपत्तियों का अंतरण किया जाना शून्य घोषित किया गया है अर्थात इनका अंतरण नहीं किया जा सकता है। बाकी सबका अंतरण किया जा सकता है जिसके बारे में इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।